लुटेरी दुल्हन। एक लड़की के मन में किसी की दुल्हन बनने को लेकर सैकड़ों सपने उमड़ते हैं। काम्या दुल्हन का दामन थामे फूलों से सजी सेज पर बैठी हुई थी, मगर उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। कमरे में चला आ रहा उसका पति मुंगेर काम्या के होठ हिलते देख कहता है, अरे क्या बुदबुदा रही हो मेरी जाने गुलजार। काम्या मुंगेर की ओर एक टक ताक कर नजरें नीची कर लेती है। मुंगेर जैसे ही उसके करीब आने की कोशिश करता है, वो दूध से भरा गिलास उसकी ओर बढ़ाकर कहती है, इतनी हड़बड़ी मत जताइए। अरे मुझे तो अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं हो रहा। अब देखो ना, तकरीबन 48 घंटे पहले हम तुम मिले, 2 दिन में तुमसे बेशुमार प्यार हो गया और अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। अब तो सारी उम्र आपकी जीवन संगनी बनकर ही गुजरना है। चलिए फटाफट से ये दूध पी लीजिए मेरी खातिर। मुंगेर जैसे ही दूध की घूंट गले से नीचे उतारता है, उसकी आंखें बोझिल होने के साथ वो बेहोश हो जाता है। लो भाई, दूल्हे राजा तो चारों खाने चित्त हो चुके हैं। अब मैं अपने प्लान को आसानी से अंजाम दे सकती हूँ। यह है काम्या, एक ऐसी लड़की जो दुल्हन का भेष धरकर भोले भाले अमीर युवकों को प्यार के जाल में फंसाकर उनके संग शादी का स्वांग रचाकर उनका रुपया, पैसा, धन, जेवर लूट लिया करती थी। ये उसकी खातिर पहली बार नहीं था। इससे पहले भी दुल्हन बनकर उसने न जाने कितनों को लूटा और कितनों को चूना लगाया था। इस बार वो मुंगेर का धन लूटकर फरार हो जाती है। जहाँ सारी दुनिया जी तोड़ मेहनत करके रोटी खाती है, वहीं मैं दिमाग की रोटी खाती हूँ। लड़कों को मूर्खचंद बनाकर उनसे शादी का ढोंग करके मैं लाखों में खेलती हूँ। अब मुझे नए शिकार के लिए निकलना चाहिए। सवेरे मुंगेर की आंख खुलने पर वो अचंभे में रह जाता है। अरे ये घर भंगार जैसा क्यों लग रहा है? उसकी नजर सीधे तिजोरी पर खाली पड़े कवर्ड पर जाती है। वो रोते बिलखते पुलिस स्टेशन पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराता है। क्या तुमको उसका घर का कुछ अता पता है? अरे अगर मुझे रत्ती भर भी भनक होती कि वो एक लुटेरी दुल्हन है तो मैं कभी उसके चंगुल में नहीं फंसता। मुंगेर को कंगाल बनाकर लुटेरी दुल्हन इस बार नए नाम और पहचान के साथ मुंबई आ पहुंचती है। अरे वाह, ये सपनों की नगरी मुंबई तो एकदम कमाल है। बस जल्दी से कोई पैसे वाला बकरा मिल जाए जिसे मैं हलाल कर सकूं। अचानक एक लंबी चौड़ी गाड़ी उसके आगे से गुजरती है, जिसमें हर्ष नाम का एक शख्स सवार होता है। यही बनेगा मेरा अगला शिकार। मुझे हर कदम फूक फूक कर धरने होंगे ताकि कोई भी मेरी जन्म कुंडली न निकाल सके। जैसे ही हर्ष गाड़ी से बाहर निकलता है, वो जानकर उसकी बाहों में आ गिरती है और शातिर मुस्कान देते हुए मन में कहती है, मेरे हॉट अंदाज से लड़के फ्लैट ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। ये था मेरा पहला पड़ाव। आर यू ओके? नो, आई एम नॉट ओके। मेरे डैडी एक पॉलिटिकल लीडर हैं। वो जबरन मेरी शादी करना चाहते हैं। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने मेरे पीछे गुंडे भेज दिए। प्लीज हेल्प मी। भोला भाला हर्ष उसकी झूठी कहानी में बुरे तौर पर उलझ जाता है और उसे अपने घर ले आता है। हर्ष का बड़ा घर देखकर उसकी आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। ये घर है या पैलेस? कांग्रेचुलेशंस काम्या, तेरे हाथों बड़ा खजाना लगने वाला है। उस रात तेज तूफान उठता है। हर्ष के मन में कई लहरें उफान पर थी। काम्या हर्ष को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इससे पहले कि ये सभी दायरे पार करे, मुझे कुछ करना होगा। वो चालाकी से उसके ड्रिंक में तेज नशे की गोली मिला देती है, जिसे पीते ही हर्ष बेहोश हो जाता है। सवेरा होने पर वो अपने नाटक को अंजाम देते हुए कहती है, ये तुमने क्या कर दिया? बट इट्स रॉन्ग। कल रात नशे में आकर तुमने मेरी इज्जत रौंद डाली। कौन करेगा मुझसे शादी? छाया, काम डाउन। भूल मुझसे हुई है। मैं तुम्हारी इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगा। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो आज ही हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। हर्ष काम्या के मगरमच्छ के आंसू को देख वो कसूर जो उसने कभी किया ही नहीं था खुद पर ओढ़कर उससे शादी रचा लेता है और एक बार फिर वो लुटेरी दुल्हन अपने घिनौने मकसद को अंजाम देकर फरार हो जाती है। और इस बार वो विवेक नाम के एक शख्स से टकराती है जो 5 स्टार होटल में मुख्य तौर पर शेफ होता है। देखने में तो ठीक ठाक है। अब ये शातिर शेरनी का शिकार तुम बनोगे मिस्टर विवेक। ये अपॉर्चुनिटी मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं खोने दूंगी। अब काम्या का सफर होटल से बावर्ची खाने तक तय होने लगा था। ये सब कुछ सिर्फ विवेक को प्यार के जाल में फंसाने की एक सोची समझी साजिश थी। दोनों में दोस्ती से शुरुआत हुई जो बेहद कम पलों में प्यार और फिर शादी में बदल गई।
सॉरी माँ, बिना आपकी मौजूदगी के हमने शादी कर ली। बेटा, शादी ब्याह संजोग की बात है। मुझे खुशी है कि तुझे तेरा मनचाहा साथी मिला है। लुटेरी दुल्हन के सच्चाई से अनजान दोनों उस पे बेशुमार प्यार लुटाते हैं। बहू, अब तो तू आ गई है, तो इस घर बार की सारी जिम्मेदारी मैं तेरे हाथों सौंपती हूँ। ये रही तिजोरी की चाबियां। वसुधा का अपने भरोसेमंद स्वभाव देख काम्या कुछ घड़ी की खातिर भूल जाती है कि वो एक लुटेरन है। उस रात सभी के सो चुकने के बाद वो सारा रुपया पैसा लूटकर दबे पांव भाग रही थी कि उसकी चील की नजर बाहर खड़े ढेरों पुलिस और हवलदार पर जा पड़ती है। चप्पा चप्पा छान मारो, हेडक्वार्टर से पक्की खबर मिली है कि वो लुटेरन दुल्हन यहीं किसी क्षेत्र में है। काम्या के पांव जैसे वहीं जम जाते हैं और वो कहती है, पूरी शहर की पुलिस मुझे कुत्तों की जैसे खोज रही है। जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता, मुझे इसी घर में रहना होगा। ये पहली बार था जब लुटेरन दुल्हन की शादी की रात का सफर सवेरे में ढलता है। उसे न सिर्फ सास का दुलार बल्कि पति का प्यार दोनों मिलता है। एक रोज उनके दूर के एक रिश्तेदार घर आते हैं। कैसी हो वसुधा बहन? ना कोई न्योता न भोज, बेटे का ब्याह रचा लिया, बहू का चेहरा तो दिखाओ। वसुधा अपनी बहू को बाहर बुलाती है। बिजली उसे देख फट से पहचान लेती है। उसके जाते ही वो उसका राज उसके सामने खोलती है। इसकी सूरत जाने क्यों मुझे खटक रही है। अरे हाँ दक्ष, बेटा ये तो वही लुटेरी दुल्हन है ना, जो शादी की रात दुल्हों की संपत्ति लूटकर फरार होती है। क्या बकती हो बिजली, जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बहू पर इतना बड़ा लांछन लगाने की? आंटी, माँ सच कह रही है। इस लुटेरन दुल्हन को पुलिस हर जगह तलाश कर रही है। ये सुन विवेक दक्ष का कॉलर पकड़कर कहता है, निकल जा मेरे घर से। मुझे मेरी बीवी पर आंख बंद करके भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इस तरह वो उन्हें घर से भगा देते हैं, जिसे देख काम्या कहती है, इन्हें मुझ पे कितना भरोसा है। बिना मुझसे पूछताछ किए सासू माँ और विवेक ने उनकी एक न सुनी। अब मैं खुद इन्हें सब सच बता दूंगी, फिर चाहे अंजाम जो भी हो। वो रात भर हिम्मत जोड़कर सवेरे उनके पास आकर कहती है, सासू माँ, मैंने आप दोनों से एक बहुत बड़ा सच छिपाया है। मैं ही वो लुटेरी दुल्हन हूँ जिसकी खबरें अखबार की सुर्खियों और पुलिस स्टेशन की दीवारों पर मौजूद है। बचपन में माँ बाप का साया उठ गया, पेट भरने के लिए चोरी चकारी भी सही, और बड़ी हुई तो दुल्हों को लूटना ही अपना पेशा बना लिया। पर यहाँ रहने के बाद मैंने रिश्ते नातों को समझा। इतने दिनों तुमने हमें धोखे में रखा, चली जाओ यहाँ से। विवेक जी, मरने वाले से भी एक बार उसकी मर्जी पूछी जाती है। मैं आपके संग जीना चाहती हूँ। वो दोनों उसे माफ कर देते हैं। काम्या अपने आप को पुलिस सरेंडर करती है। कुछ महीने अदालत में केस चलता है, जिसके बाद उसे रिहाई मिल जाती है। अब काम्या अपना भूतकाल पूरी तरह भूल चुकी थी और विवेक के साथ नए सिरे से शादीशुदा संबंध कायम करके खुशहाल जीवन बिता रही थी। जौनपुर गांव में गोपी नाम का एक गरीब मोची रहता था। बेहद कच्ची उम्र में उसके माता पिता इस दुखदाई दुनिया को अलविदा कह गए। अपने पीछे उस बच्चे के लिए एक झोपड़ी के सिवा कुछ नहीं छोड़ गए। एक रात गांव में बहुत तेज तूफान उठा। बिजली भी जोर जोर से कड़क रही थी। भगवान जी, आपने मेरी माँ बाबूजी को मुझसे क्यों छीन लिया? मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। न मेरे पास कुछ भी खाने को है, न ही भूख के मारे न मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। अनाथ गरीब गोपी भूख से छछनता हुआ रात भर रोते रोते नींद की गोद में समा जाता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागकर वह अपने मोची पिता के झोले को लेकर बाजार आता है। वहाँ से गुजर रहे रईस रामलाल को घेर कर कहता है, जूते चप्पल सिलवा लो, बूट पॉलिश करवा लो। साहब, जूते पॉलिश करवा लो, 5 रुपए में कर दूंगा। 2 दिन से इस गरीब के पेट में एक दाना नहीं गया। अनाथ बच्चे की बेहाली देखकर रामलाल का दिल पसीज जाता है और वह ना चाहते हुए भी जूते पॉलिश कराता है। ये लो साहब, दोनों जूते पॉलिश कर दिए हैं। अरे वाह बच्चे, तू तो बड़ा मेहनती है। तेरे हाथों ने तो मेरे जूतों की शान ही बदल दी। ये ले, तो 5 की जगह 10 रुपए रख। रामलाल गरीब मोची के लिए सहानुभूति दिखाकर उसे 10 रुपए देता है। शुक्रिया भगवान, अब इस 10 रुपए के पाव खरीद लेता हूँ। माना कि उससे पेट भर नहीं पर आधा पेट तो भर ही जाएगा। दिन बीतते हैं और गरीब मोची पूरी मेहनत से अपना काम करता गया और 11 साल का लंबा समय गुजर गया। कल का गरीब बच्चा 22 बरस का हो गया था।
तभी गरीब मोची के बराबर में मनोहर नाम का एक नए मोची ने साल भर पहले ही वहाँ डेरा डाला था। मनोहर गरीब मोची गोपी को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। अरे भाई मोची महाराज, सुना है कल तू खुद ही अपने लिए लड़की ढूंढने निकला था, मिली क्या कोई अप्सरा? अरे तुझ जैसे तेनालीराम को अप्सरा तो क्या, कोई लंगड़ी लूली लड़की मिलना भी मुमकिन नहीं। एक तो अनाथ, ऊपर से गरीब मोची। अरे तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सालों से मोची की दुकान खोले बैठा है, मगर अपनी झोपड़पट्टी को एक मकान में भी नहीं बदल सका। ऐसे में तुझ फटे हाल को भला कौन सा बाप अपनी बेटी देगा? ये सुनकर गरीब मोची के मन में उथल पुथल मचने लगती है और वह जमीन में नजरें गड़ाए अपनी आंखों में झुलमिलाते आंसुओं को छिपाने लगता है। उस रात मोची घर लौटते वक्त खुद से बातें करता है। दुनिया दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, मगर जी तोड़ मेहनत के बाद भी मैं मोची 11 साल बाद भी गरीबी में दिन काट रहा हूँ। गरीब मोची अपनी गरीबी को सोचता हुआ बेमन से रूखी सूखी रोटी और प्याज खाकर सो जाता है। समय बीतता है। कुछ ही सप्ताह के बाद सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। एक दिन जब मोची हाथों में झोला लटकाए बाजार की ओर बढ़ रहा था, तभी भूख से बिलखती एक भिखारिन लड़की उसका रास्ता रोकते हुए कहती है, मुझ भिखारिन पर तरस खाओ, मैंने कई दिन से कुछ भी नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। तुम तो ठंड से ठिठुर रही हो, मेरे साथ चलो। मोची उस भिखारिन को घर लाकर उसे स्वेटर और खाने को देता है। दिन बीतते हैं। गरीब मोची के गैर हाजिरी में भिखारिन उसके घर का सारा कामकाज कर दिया करती। गोपी उस भिखारिन के साथ शादी के सपने बुनने लगा और एक दिन वह अपने मन की बात बोल पड़ा। मेनका, मैंने हमेशा से अपने मन में ये सोच रखी थी कि मैं किसी गरीब लड़की से शादी करूंगा, और देखो भगवान तुम्हें भिखारिन के भेष में मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्या तुम मुझ गरीब मोची की बीवी बनोगी? ये सुनकर मेनका खुशी से चहक उठती है, जिसके बाद मेनका और मोची एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। मोची जैसे ही मेनका को घर लेकर आता है, वह भिखारिन अप्सरा जैसे जादुई दुल्हन के भेष में बदल जाती है। उसके लंबे लहराते केश, गुलाबी होंठ, नीली आंखें और दूधिया चेहरे पर सजे 16 श्रृंगार को देखकर गरीब मोची दंग होकर आंखें मीचते हुए बोलता है, तुम कौन हो और मेरी दुल्हन कहाँ है? मैं ही तुम्हारी दुल्हन हूँ गोपी। भिखारिन का भेष धरकर मैं तुम्हें भाप रही थी। तुम बेहद भले इंसान हो। दरअसल मैं जादुई दुल्हन हूँ। मुझे ऐसे हमसफर की तलाश थी जिसके मन में सूरत से बढ़कर सीरत के मायने हो, और तुम मेरी सोच में खरे उतरे। मगर मैं कैसे मान लूं कि तुम जादुई दुल्हन हो? मोची का सवाल सुनकर सुंदर जादुई दुल्हन खिलखिलाते हुए जैसे ही चुटकी बजाती है, गोपी की झोपड़पट्टी एक सुंदर महल में बदल जाती है। अब तो यकीन हो गया होगा गोपी कि तुम्हारी दुल्हन जादुई है। जादुई दुल्हन, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए खाना बनाओगी? अरे खाना बनाने की क्या जरूरत है, तुम बस ये बताओ कि खाना क्या है। जादुई दुल्हन का सवाल सुनकर गरीब मोची के दिमाग में 56 भोग की छवि उभर आती है और वो कहता है, पिछले 11 साल से मुझ गरीब मोची ने अच्छा खाना नहीं खाया, बस प्याज रोटी से ही पेट भरता आया हूँ। आज मैं 56 भोग से भरी थाली का स्वाद चखना चाहता हूँ। ये सुनकर जादुई दुल्हन जिन्न के जैसे अपने हाथों को हवा में घुमाने के साथ सुनहरी रोशनी के साथ 56 भोग की थाली से भरपूर खाना प्रकट करके गोपी के आगे परोसती है। ये लो मेरे प्यारे पति देव, आपका हुक्म हाजिर है। खाने की खुशबू से मंदा गरीब मोची थाली पर टूट पड़ता है। कुछ देर बाद, शुक्रिया मेरी जादुई दुल्हन, तुम्हारे दिए दावत के कारण आज पूरे 11 सालों के बाद मुझ गरीब मोची ने प्याज रोटी को भूलकर 56 भोग से भरी इस पूरी पकवान से पेट भरा है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ गरीब का ओछा जीवन ऐसे बदल जाएगा। अब बस भी करो मेरे प्यारे पति देव, अपनी जादुई दुल्हन को दाना मत डालो। नहीं जादुई दुल्हन, मैं तो तुम्हारे पैरों के धूल के बराबर भी नहीं। तुम कहाँ अप्सरा जैसी सुंदर और मैं ठहरा गरीब मोची, मेरा तुमसे क्या मेल। गोपी की इन बातों ने जादुई दुल्हन को एक ओछापन दिखाई देता है। बावजूद उसके उस पल जादुई दुल्हन दरिया के जैसे शांत स्थिर थी। अगली सुबह, जादुई दुल्हन, मैं बाजार जा रहा हूँ। कई दिनों से मैंने मोची की दुकान नहीं लगाई, इसलिए जाना होगा। जरा ठहरो तो मेरे प्यारे पति देव, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की?
क्या हुआ मेरी जादुई दुल्हन? तुम मुझे तिरछी नजर से निहार क्यों रही हो? जानता हूं कि मैं तुम्हारे सामने जोकर के जैसा लगता हूं। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे पति देव, मगर जादुई दुल्हन का पति ऐसे फीके पहनावे में बिल्कुल भी नहीं जचता। तुम्हें बिखराव की नहीं, बस कुछ बदलाव की जरूरत है। ऐसा सोचते हुए जादुई दुल्हन एक मंत्र बोलती है। चल मेरे जादुई हाथ, दे मेरा साथ, मेरे प्यारे पति देव की बदल दे तू जात। फिर जादुई दुल्हन जैसे ही 3 बार तालियां बजाती है, मोची एक नौजवान राजकुमार के रूप में बदल जाता है। उसके चेहरे पर उतरा नूर देखकर जादुई दुल्हन कहती है, अरे वाह क्या बात है, तुम तो मोची से मिर्जा बन गए। जरा आईने में खुद को देखो तो। अरे वाह जादुई दुल्हन, तुमने तो मुझ मोची को शाही राजा जैसा कर दिया। मेरे प्यारे प्रीतम प्यारे, तुम जादुई दुल्हन के पति हो, अब तो तुम्हारे मन में कोई मलाल नहीं रही। और रही बात मोची की, तो ज्यों कि अब तुम्हारी जोड़ू एक जादुई दुल्हन है, तो इतनी मेहनत क्यों करनी? नहीं जादुई दुल्हन, भगवान ने अगर तुम्हारे अंदर रज रज के जादू दिया है तो इससे गरीब और बेसहारों की मदद करो। मुझ मोची को और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझ गरीब की जीवन संगिनी हो, यही बहुत है। मोची के मन की भली इच्छा जानकर जादुई दुल्हन का मन भी बाग बाग हो जाता है। हम सभी स्वार्थी हैं जो अपना बेहतर चाहते हैं, मगर गोपी को अपनी होड़ नहीं थी। उसने मोची बनकर 11 साल की गरीबी को बेहद करीब से महसूस किया था। इसलिए जादुई दुल्हन मिलने के बाद उसने खुद तो मोची बनकर मेहनत से रोटी कमाया, मगर अपनी जादुई दुल्हन के द्वारा गरीब और मसलूबों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। अमीर और गरीब पर ठंड का कहर। सड़क पर सैकड़ों गाड़ियों की लंबी चौड़ी लाइन लगी थी। तभी खाकी वर्दी में खड़ा एक पुलिस बुलंद आवाज अनाउंसमेंट करते हुए बोलता है, अटेंशन प्लीज, कोहरे के चलते अगले कुछ घंटों तक आगे का रास्ता बंद रहेगा। ये सुनकर सड़क पर खड़ी बड़ी सी कार में सवार अमीर संजीता कहती है, ओह शिट, ये सड़क भी अभी ही बंद पड़नी थी। रिलैक्स संजीता, सर्दी में सड़कें बंद होना लाजमी है। सड़क के किनारे ठंड में ठिठुरता हुआ एक गरीब बुढ़ा भुट्टे बेचने के लिए आवाज लगा रहा था। सर्दियों का बेनजीर गर्मा गर्म भुट्टे खा लो। आओ भाई, गर्मा गर्म भुट्टे खाओ भैया, अरे सर्दियों को दूर भगाओ। ओफो, ये गए गुजरे गरीब इतने जोर शोर से चिल्लाकर आखिर जताना क्या चाहते हैं? ऐसे चीखने से भुट्टे खरीदने के लिए भीड़ तो नहीं उमड़ जाएगी। मम्मी डैडी, मैं और देर कार में नहीं बैठ सकता, मैं बोर हो रहा हूँ। हाँ शेखर, मुझे भी सफोकेशन हो रहा है। डैडी मुझे स्वीट कॉर्न खाना है, चलो ना। ओके माय सन, लेट्स गो। गाड़ी से उतरकर तीनों उस गरीब बुढ़े भुट्टे वाले के ठेले पर जाते हैं। अरे ओ बुढ़ाऊ, चल जल्दी से मेरे बेटे को स्वीट कॉर्न दे। अरे शेखर, इस गवार गरीब बुढ़े को स्वीट कॉर्न का मीनिंग भी मालूम नहीं होगा। भुट्टा बोलोगे तो बात बनेगी। अरे ओ बुढ़ाऊ, अब बुद्ध बने खड़ा देख क्या रहा है, फटाफट हाथ चला। उस बुढ़े अधेड़ शख्स के पास सर्दी से खुद के बचाव का कोई संसाधन मौजूद नहीं था, जिस मारे वो कोहरे का कहर झेलता हुआ भुट्टे सेक कर रोनित की ओर बढ़ाते हुए कहता है, ये लो बेटा। क्या कहा तूने बेटा? तो जैसे गरीब ज्यादा दाम कमाने के लिए बेफजूल की दावेदारी डालते हो ताकि हम जैसे रईस लोगों को लूट सको। अरे नहीं बेटा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। बस करिए ड्रामा और पकड़िए 5 रुपए। अरे बेटा, ये मकई का दाना बहुत महंगा खरीद पड़ा है। एक भुट्टे का दाम 10 रुपए है, 5 रुपए और दे दो। अरे 5 ही क्यों बुढ़ाऊ, तू बोल तो 50 रुपए दे देते हैं। अरे जरा जात तो देख अपने बेढंगे भुट्टों की। एक तो स्वीट कॉर्न भी सफाई के साथ नहीं बनाया, और तेरे 2 कौड़ी के भुट्टे के लिए कोई नहीं देगा तुझे 10 रुपए, और अब तुझे 5 रुपए भी नहीं मिलने वाले। एक तो बिना परमिट के यहाँ खड़ा है, अगर अभी पुलिस को पता चल गया तो तेरी खटिया खड़ी कर देंगे। संजीता और शेखर अपनी रईसी का रौब झाड़कर गाड़ी में बैठ जाते हैं, और वो बुढ़ा बिलखते हुए कहता है, कहाँ मैं गरीब बूढ़ा सर्दी के कहर को झेलकर 4 पैसे कमाने के लिए खड़ा हूँ, मगर मुनाफे की बजाय घाटा भोगना पड़ा। ये ऊंची इमारतों में रहने वाले रईस लोग हम गरीबों को रौंदते रहते हैं। इस तरह बेचारे उस गरीब को मुनाफे की जगह घाटे की मार झेलनी पड़ती है। हर एक सेकंड के साथ सर्दी का तापमान तेजी से गिरता चला जाता है।
तभी चिंकी नाम की एक गरीब लड़की 12 साल के लड़के युग के साथ उनका शीशा खटखटाती है। साहब शीशा खोलो ना, मुझ गरीब पर तरस खाओ, कुछ पैसे देकर हम बेसहारा बच्चों की मदद करो ताकि सर्दी के कहर से बचने के लिए एक आधा कंबल खरीद सके। गुस्से में गुर्राती हुई संजीता शीशा नीचे करके चिंकी पर चिल्लाती है, तुम 2 कौड़ी के गए गुजरे गरीबों को एक बार में समझ नहीं आता? मैं तो भूल ही गई थी, तुम भूखे भिखारी को हाथ फैलाने के सिवाय कुछ नहीं आता। अचानक चिंकी के पीछे से एक चेहरा संजीता के सामने आता है। मेरी दीदी को मत डांटो आंटी। उस गरीब बच्चे को देखकर संजीता की हवाइयां गुल हो जाती हैं। वो बच्चा ठंड से थर थर कांप रहा था। वो झटपट से गाड़ी से नीचे आकर उस गरीब बच्चे को गले से लगाती है। कुछ पल पहले जो औरत गरीबों पर सिर्फ गुस्सा उतार रही थी, वो फूट फूट कर रोते बिलखते हुए बोलती है, युग, मेरा बेटा कहाँ चला गया था तू? ए लड़की, यही रुक और ये बता कि कहाँ से चुराया था? शेखर, हम इसे ऐसे नहीं जाने देंगे। जरूर इन गरीबों का कोई बड़ा गैंग है जो बच्चों को सर्दी के कोहरे में किडनैप करता है। चल, लेकर चल हमें। संजीता युग को लेकर चिंकी के साथ चलने लगती है। चिंकी एक कैंप के पास आकर रुक जाती है। सैकड़ों गरीब अपने टेंट के आगे आग जलाकर टाट ओढ़े बैठे थे। तभी चिंकी अपने माता पिता अधीरा और चंपा को सब कुछ बताती है। तुम दोनों को मैंने पहले भी कहीं देखा है। हाँ, तुम तो वही गरीब हो ना जिसे सड़क पर मेरी गाड़ी टकराई थी। मेरे बच्चे को किडनैप करके तुमने इसे ठंड के कोहरे में ऐसी मैली कुचली जगह में रखा। मेरे बेटे को लग्जरी लाइफ की आदत थी। तुम गरीब के कारण मेरा बच्चा इतने वक्त से सर्दी का कहर काट रहा था। अब तुम देखो, तुम गरीब परिवार की सर्दी अब सलाखों के पीछे कटेगी। संजीता फौरन पुलिस को वहां बुला लेती है और अधीरा थरथराते हुए कहता है, साहब, अगर हमें इस बच्चे को बेचना ही होता तो कब का इसका सौदा करके शान और शौकत से सर्दियां बिता रहे होते, यूं सर्दी का कहर नहीं काट रहे होते। बताओ इन मैडम से तुम्हारी मुलाकात से लेकर इस बच्चे के मिलने की पूरी बात बताओ। गरीब अधीरा और उसका भूखा परिवार कड़के की सर्दी में ठिठुरते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर हाथ फैलाए बैठा हुआ था कि कब कोई अमीर श्रद्धालु उनके हाथ में कुछ खाने को दे जाए। तभी एक गाड़ी अनाउंसमेंट करती हुई गुजर रही होती है। शहर के सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि सभी जन अपने घरों में रहे। तेज बर्फबारी के चलते अगले 1 महीने तक सभी मंदिर बंद रहेंगे। बाबूजी, अब क्या होगा? इस मंदिर से मांगकर ही तो हमारी भूख मिटती थी, ये भी आसरा हमसे छीन गया। अजय, अब हम गरीब क्या खाएंगे? चंपा, चिंकी, धीरज धरो। सर्दियों में सैकड़ों रईस हम जैसे गरीब राहगीरों के लिए खाना, कंबल और कपड़े बांटते हैं। उससे सर्दियां बीतने तक हम गरीबों का गुजारा हो जाएगा। गरीब परिवार की आस तब टूट जाती है जब जाड़े के उस बरस सड़क एकदम सुनसान नजर आती है। ठंड चारों ओर तबाही मचा रही होती है। उसी बीच वो गरीब सड़क किनारे ही बैठे हुए सर्दी के कहर को काटते हैं। हे भगवान, ये सर्दी का कहर कहीं मुझ गरीब के परिवार को अपना कौर न बना ले। न सर पर छत है, न खाने को दाने। इस साल तो किसी ने हम गरीबों के लिए मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। सर्दी के बचाव की खातिर आखिर ओढ़ने पहनने को भी कुछ नहीं है। तभी एक अनाउंसमेंट होता है कि सर्दी के कहर से बचने के लिए सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त कैंप लगवाया है। चलो चलो, जैसे तैसे जाड़ी से बचने के लिए ये टाट की छत तो है। अब रात भर कोहरे का कहर तो नहीं काटना पड़ेगा। अगले ही दिन वो भूख से मचलते सड़क पर आने जाने वाली गाड़ी का किवाड़ खटखटाती है। तभी धुंध शेखर की गाड़ी से उन गरीबों को गहरी चोट आ जाती है और एक बड़ी भीड़ वहाँ घिर जाती है। मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अरे ओ गरीब, टकराने के लिए तुम्हें हम रईस की ही गाड़ी मिली थी। अरे आपकी गाड़ी से मेरी बच्ची को चोट लग गई। अरे किसने कहा था तुम्हें बीच में आने को? एक तो सर्दी के कोहरे के कारण सड़क साफ नहीं दिख रही। जानबूझकर हमारी गाड़ी से टकरा गई ताकि मोटा पैसा ऐड सके। संजीता उस गरीब को खूब खरी खोटी सुनाकर घर आ जाती है, जहाँ उसका 12 साल का पागल बेटा कहता है, मम्मी आ गई। मम्मी, आप मेरे लिए टॉफी लाई हो? हाँ मेरा बेटा, ये ले टॉफी खा। मम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ। युग गार्डन में बॉल खेलता हुआ कब बाउंड्री पार कर जाता है और कुछ दूर आकर ठंड के मारे बेहोश हो जाता है, जिसके बाद अधीर उसे कैंप ले आता है। मम्मी, ये आंटी अंकल बहुत अच्छे हैं।
इन्होंने अपना थाना भी मुझे खिलाकर खुद नहीं खाया। ये सुनकर शेखर और संजीता का सर शर्म से झुक जाता है और अधीरा कहता है, मेम साहब, हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। दोस्त, तुम्हारे कारण हमारा बेटा जिंदा है। अगर तुम इसे कैंप में नहीं लाते तो ये सर्दी के कहर का कौर हो जाता। तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सर्दी के उस शाम कोहरे के साथ शेखर और संजीता की बुरी सोच भी छट चुकी थी, जिसके बाद संजीता और शेखर उस गरीब परिवार के लिए अच्छे अच्छे खाने लाता और पहनने के लिए भी अच्छे अच्छे कपड़े लाता। और शेखर ने अधीरा को अपने साथ काम पर रख लिया, जिसके बाद से उन गरीबों की जिंदगी बदल गई। जिसके बाद से संजीता और शेखर के हाथ केवल गरीबों को मौसम के कहर से बचाने के लिए बढ़ चढ़कर उठते हैं। बरसात में चुड़ैल के चाय पकौड़े। हाय हाय हाय, कितनी गर्मी लग रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि आत्मा जलने वाली हो। ये जमीन के नीचे तो बिल्कुल आग बढ़ रही है, आग। शमशान घाट की जमीन के नीचे एक भूतिया गांव बसा होता है, जहां जो भी मर जाता है वो वहां पहुंच जाता है। उसी गांव में एक मोहिनी नाम की चुड़ैल गर्मी से बौखला रही होती है। हाय हाय ओम फो, ये गर्मी तो पूरे दुर्राटे काट रही है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो यहाँ से बाहर जा रही हूँ। इतना कहती चुड़ैल शमशान घाट की जमीन के ऊपर से इंसानों की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां बहुत जोर से बारिश हो रही होती है, जिसमें चुड़ैल धीरे धीरे भीगने लगती है। अरे वाह, कितनी मस्त मस्त बारिश हो रही है। बारिश में भीगते ही पूरा शरीर ठंडा ठंडा हो गया है, भेजा भी कूल कूल हो गया है। चुड़ैल शमशान घाट से निकलकर बारिश के मजे लेती हुए चलती रहती है। देखते ही देखते वो एक चाय पकौड़े के ढाबे के पास पहुंच जाती है। ओए होए, ये क्या चीज है? यहाँ तो लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन इतनी बारिश में लोग यहाँ क्यों जा रहे हैं? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। लेकिन मैं इंसानों के बीच में इस तरह जाऊंगी तो ये लोग मुझसे डर के भाग जाएंगे। पहले मुझे अपना भेष बदलना होगा। इतना कहती चुड़ैल एक औरत के रूप में आ जाती है, जिसके बाद वो चाय पकौड़े के ढाबे के अंदर चली जाती है। लोगों को चाय और पकौड़ा खाते हुए देखती है। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो लोग इसके पीछे पागल हो रहे हैं? तभी चुड़ैल वेटर से कहती है, अरे ओ भाई साहब, जो ये लोग खा रहे हैं मेरे लिए भी लेकर आओ। थोड़ी देर में वेटर चुड़ैल के लिए चाय पकौड़े लेकर आ जाता है, जिसके बाद चुड़ैल चाय पकौड़े खाने लगती है। ओहो, क्या बात है, क्या स्वाद है। लेकिन इसे कहते क्या है? तभी चुड़ैल एक टेबल पर एक आदमी और एक औरत को बात करते हुए सुनती है। जानू, कितना मजा आ रहा है इस ठंडी ठंडी बारिश में चाय पकौड़े खाकर। हाँ डार्लिंग, आखिर ये फेमस चाय पकौड़े की दुकान जो है, इसके चाय पकौड़े तो इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। तभी चुड़ैल खुद से कहती है, अच्छा अच्छा, तो इसका नाम चाय पकौड़े हैं। ये तो बहुत ही प्यारे और स्वादिष्ट है। चुड़ैल पेट भर के चाय और पकौड़े खा लेती है, जिसके बाद चुड़ैल बारिश के मजे लेने के लिए बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बारिश में बाहर आकर भीगने लगती है, उसे बहुत कूल कूल लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर चाय पकौड़े के ढाबे के बाहर खड़े कुछ गरीब लोगों के ऊपर पड़ती है। अरे ये क्या, ये लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं, बाहर क्यों खड़े हैं? तभी चुड़ैल उनके मन को पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस चाय पकौड़े के ढाबे का मालिक बाहर निकलकर आता है और उन्हें भगाने लगता है। अरे तुम लोग फिर से आ गए। कितनी बार कहा है मेरे ढाबे के सामने मत खड़े हो या करो। तुम जैसे गरीब लोगों को एक बात समझ नहीं आती। अभी के अभी मेरे ढाबे के सामने से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मालिक, मालिक हम पर रहम कीजिए, देखिए कितनी जोर से बारिश हो रही है। अबे बुड्ढे, तुझे एक बात समझ नहीं आती ना? रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। दुष्यंत उस बूढ़े आदमी के ऊपर हाथ छोड़ देता है और उसे मारने लगता है। ये सब चुड़ैल से देखा नहीं जाता, जिसके बाद चुड़ैल दुष्यंत के पास जाती है और उससे कहती है, अरे तुम इन गरीब लोगों को क्यों मार रहे हो? आखिर इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतना बड़ा चाय पकौड़े का ढाबा खोला है, क्या तुम इन गरीब लोगों को चाय पकौड़े नहीं खिला सकते? इतने अमीर होने के बाद इतना छोटा सा दिल है तुम्हारा। देखिए, आप इसके बीच में मत पड़िए, हम खुद ही इन्हें देख लेंगे। तभी दुष्यंत अपने कुछ वेटर्स को बुलाता है और अपने ढाबे के सामने से उन सभी गरीब लोगों को हटवा देता है, जिसके बाद वो अंदर चला जाता है। लेकिन चुड़ैल को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो अपने मन ही मन सोचती है, ये आदमी तो बहुत निर्दयी है।
इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं इसे मार दूंगी। ये सोचकर चुड़ैल बारिश में भीगते हुए रात का इंतजार करती है। जैसे ही रात होती है वो मौका देखते ही दुष्यंत के घर में घुसकर उसका गला घोंटकर मार देती है, जिसके बाद वो उसे मरा हुआ देखकर कहती है, अब देखती हूँ ये गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार कैसे करेगा। क्यों ना मैं एक काम करूँ, मैं इसी का रूप धारण करके इसके चाय पकौड़े के ढाबे को चलाऊं। चुड़ैल अपने आप को दुष्यंत के रूप में बदल देती है, जिसके बाद वो अगले दिन सुबह होते ही चाय पकौड़े की दुकान में पहुंच जाती है और सबसे पहले वो गरीबों के लिए चाय पकौड़े बनवाती है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद जब सुबह हमारी दुकान की शुरुआत होगी, सबसे पहले चाय पकौड़े बनकर गरीबों में बांटेंगे। चुड़ैल सभी वेटर से कहती है, ये निर्दयी दुष्यंत गरीबों के लिए इतना कैसे सोच रहा है। चलो, इसने गरीबों के लिए सोचा तो सही, लेकिन काश ये हमारे लिए भी सोच लेता। हम गरीब भूखे प्यासे यहाँ दिन भर काम करते हैं, लेकिन इसे हम में से किसी की भी कोई परवाह नहीं है। चुड़ैल को वेटर के मन की बात सुनाई पड़ जाती है, जिसके बाद वो सबसे कहती है, एक बात और, तुम सभी यहाँ काम करते हो। जब भी तुम्हें भूख लगे या चाय पकौड़े खाने का मन हो तो तुम लोग भी बिना पैसों में खा सकते हो। ये सुनने के बाद सभी वेटर बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। चुड़ैल दुष्यंत का रूप लेकर चाय पकौड़े की दुकान चलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत का परिवार उसका अंतिम संस्कार कर रहा होता है। उसके अंतिम संस्कार के बाद दुष्यंत का मुनीम उसके चाय पकौड़े की दुकान की खैर खबर लेने पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो दुकान के बाहर खड़ा होकर दुष्यंत के जैसे दिखने वाले एक आदमी को उसकी दुकान में देखता है तो वो अचंभित रह जाता है। अरे अरे, ये क्या, हमारी दुकान में तो कोई दुष्यंत का हमशक्ल बैठा है। लगता है दाल में कुछ काला है। ये सब मुझे दुष्यंत साहब जी के परिवार को बताना होगा। मुनीम तुरंत दुष्यंत के परिवार को जाकर दुष्यंत की चाय पकौड़े की दुकान के बारे में उन्हें सब बता देता है। अरे और तो और, वहाँ पर दुष्यंत के जैसा हूबहू दिखने वाला एक आदमी भी बैठा है। जल्दी कुछ करना पड़ेगा और इसे पुलिस के हवाले करना होगा। मुनीम की बात सुनकर दुष्यंत की पत्नी और उसका बेटा तुरंत पुलिस के साथ चाय पकौड़े के ढाबे पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दुष्यंत की पत्नी उसके हमशक्ल को देखती है, वो उससे पूछती है, कौन हो तुम और तुम्हारी शक्ल मेरे पति दुष्यंत की तरह क्यों मिलती है? शारदा की ये बात सुनते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। तभी चुड़ैल शारदा से कहती है, मैं शमशान घाट से निकली हुई एक चुड़ैल हूँ। मुझे वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी, इसीलिए मैं वहाँ से निकलकर तुम्हारी दुनिया में आ गई। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने तुम्हारे पति को देखा। वो बहुत ज्यादा निर्दयी है और गरीबों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार भी करता है, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। चुड़ैल शारदा को उसके पति के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद शारदा और उसके बेटे विवेक को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी शारदा चुड़ैल से कहती है, देखो, मेरे पति जैसे भी थे उन्होंने बहुत बुरा किया, जिसकी सजा तुमने उन्हें दे दी। लेकिन अब तुम यहाँ से चली जाओ और हाँ, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। इस चाय पकौड़े की दुकान में लोगों को चाय पकौड़े तभी मिलेंगे जब पकौड़े गरीब लोगों में बांटे जाएंगे। मैं तुम्हारी ही तरह गरीब लोगों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। हाँ हाँ, माँ बिल्कुल सही कहती है। तुम वापस अपनी दुनिया में चली जाओ। अब हम दोबारा किसी भी गरीब को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन याद रखना, मैं कभी भी यहाँ पर आकर ये सब दोबारा से देख सकती हूँ। अगर मुझे दोबारा ऐसा होता हुआ नजर आया तो मैं तुम दोनों को भी जान से मार दूंगी। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से अपनी दुनिया में लौट जाती है, जिसके बाद शारदा और विवेक चाय पकौड़े की दुकान को चलाने लगते हैं और गरीब लोगों का ध्यान रखते हैं। झगड़ालू सास और बहू की पहली रात। नालंदा गांव में रहने वाली गंगा के परिवार में कुल 2 जन थे, गंगा और उसका बेटा अनमोल। एक सुबह गंगा की सहेली शारदा हाथों में मिठाई का डिब्बा लिए उसके घर आती है। गंगा, आ रही हो गंगा, कहाँ है तू? गला फाड़ना बंद करके आंखों का इस्तेमाल भी किया कर। तू कहाँ थी? एकदम से सामने आकर खड़ी हो गई, बिल्कुल पी के जैसे। धत, मुझे धरती पर ही रहने दे। अरे तुझसे 4 कदम दूर पर ही झाड़ू मार रही थी। अच्छा, मैंने देखा नहीं। हाँ हाँ, तुझे शर्मा जी के सिवा कुछ दिखता क्या है? जब देखो उस मुंह से नैन मटक्के करने के लिए सायरा बानो बनकर बहाना बना कर निकल पड़ती है सैर सपाटे को।
गंगा के ताने सुनकर शारदा गुस्से से झंझना कर गरजते हुए कहती है, अरे बस कर गंगा, मैं ये तेरे ताने तफरी सुनने नहीं आई, बल्कि बताने आई हूँ कि शारदा सास से दादी बन गई है। अरे तेरे बेटे के उम्र के सभी लड़के बाप बने बैठे हैं, बस एक तेरा ही बेटा बचा है। अगर ऐसी ही देरी करती रही तो अनमोल 25 से 55 का हो जाएगा, फिर पकाती रही हो रोटियां बुढ़ापे में। शारदा की बात गंगा को सोचने पर मजबूर कर देती है, जिसके बाद गंगा अपने बेटे अनमोल के लिए लड़की तलाशने लगती है और शारदा की तलाश तमन्ना नाम की लड़की पर खत्म होती है। आइए एक झलक तमन्ना पर डालते हैं। तमन्ना, उठ जा बेटी। हे भगवान, लड़के वाले किसी भी वक्त आते ही होंगे, मगर ये लड़की अब तक तैयार नहीं। लड़के वालों के आने का नाम सुनकर तमन्ना झटपट से उठकर तैयार हो जाती है। थोड़ी देर में गंगा अपने बेटे अनमोल के साथ उनके घर आती है, जहां परिवार की सहमति से रिश्ता तय हो जाता है और दोनों घरों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। तभी गंगा के घर चल रही मेहंदी की रस्म के बीच में मनोरमा कहती है, सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं गंगा अनमोल की शादी और तेरी बर्बादी में। अरे किस बात की बर्बादी, बहू के आ जाने के बाद तो घर जन्नत बन जाता है। वो तो बहू के आने के बाद पता चलेगा कि तेरा ये स्वर्ग से सुंदर घर जन्नत बनेगा कि जहन्नम। एक बार बहू ने पहली रात में परचम लहरा दिया तो अगले दिन से तेरा अनमोल बहू के आगे पीछे डोलता दिखेगा, मगर मैं उसकी माँ हूँ। अरे ये सतयुग का जमाना नहीं जहाँ श्रवण कुमार जन्म लेगा, जैसे हम सभी के बेटे ब्याह के बाद एक ही छत के नीचे रहकर हमसे 2 घड़ी बतियाते भी नहीं है, तेरे संग भी वही होगा। ऐसा सुनकर गंगा का चेहरा फीका पड़ जाता है। गुजरते घंटों के साथ शादी का सुनहरा पल आता है और 7 फेरे के बंधन में बांधकर तमन्ना बहू बनकर ससुराल आ जाती है। जहां तमन्ना के मन में अपने पति के साथ पहली रात को लेकर उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी, वहीं गंगा पहली रात को रोकने के लिए साजिश रच रही थी। बस जल्दी से ये तामझाम खत्म हो जाए ताकि तमन्ना और अनमोल तन्हा हो सके। गंगा एक के बाद एक ऊल जुलूल रस्म में उलझाए रहती है, जिसे देखकर गंगा की पड़ोसन शारदा कहती है, अरे गंगा, आज की सारी रात रस्मों में ही निकालने का इरादा है। अरे अनमोल पर नहीं तो तमन्ना बहू पर तो तरस खा, बेचारी बहू का चेहरा थकान से चूर हो गया है। हाँ माँ, शारदा मौसी सही कह रही हैं। अब ऐसे कैसे बेटा, रस्म को बीच में अधूरा नहीं छोड़ते। माँ, मुझसे अब और नहीं बैठा जाएगा, मैं सोने जा रहा हूँ। अनमोल नींद के बहाने तमन्ना के साथ वहां से बच निकलता है, जहां कमरे में कदम रखते ही अनमोल दरवाजा बंद कर देता है और तमन्ना घूंघट झड़पते हुए गहरी सांस भरकर कहती है, शुक्रिया अनमोल जी। अरे मेरी जाने तमन्ना, मैंने बाहर ही तुम्हारे हाव भाव भांप लिए थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। वैसे तुम्हारा सुंदर चेहरा देखकर एक गाना याद आ गया, महबूब मेरे महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, महबूब मेरे। अनमोल को ऐसे गुनगुनाता देखकर तमन्ना फीका सा मुंह बनाकर बोलती है, अनमोल, तुम इतने अनरोमांटिक कैसे हो सकते हो? यहाँ मेरे अंदर सुहाग रात के अरमान सुलग रहे हैं और आपको गाने की पड़ी है। अरे बनना ही है पहली रात का राइजिंग स्टार, बनिए, बोर मत कीजिए। अरे मेरी जाने तमन्ना, नाराज क्यों होती हो? इतना कहकर अनमोल उसके करीब आता है, तभी गंगा जोर जोर से दरवाजा पीटती है। अब इतनी रात को कौन है जो शादी की पहली रात हम पति पत्नी के बीच पनौती बनने चला आया? मैं देखता हूँ। जैसे ही अनमोल दरवाजा खोलता है तो गंगा बिना पूछे अंदर घुस जाती। माँ, आप इतनी रात को यहाँ? अब बेटा, वो पंडित जी का फोन आया था, आज काल रात्रि है इसलिए बहू तेरे साथ नहीं रह सकती। चल बहू, हम सास बहू साथ सोएंगे। बहू बेचारी करती भी क्या, सिवाय सास के साथ सोने के रात ढलने के साथ सुबह हो जाती है। बेचारी बहू सारा दिन कामों में उलझी होती है। तभी सूरज ढल जाता है और बहू बोलती है, सारा काम खत्म हो गया, माँ जी को खाना खिला देती हूँ। माँ जी, खाना लगा दूं? हाँ लगा दे बहू। खाना खाकर गंगा अपने कमरे में चली जाती है और तमन्ना रसोई समेट ही रही होती है कि अनमोल दबे पांव रसोई में आकर खुशनुमा अंदाज में कहता है, माँ सो गई? हाँ शायद। चले फिर कल का अधूरा काम पूरा करने।
अगले ही पल अनमोल और तमन्ना कमरे में आकर एक दूसरे के करीब आते हैं। तभी गंगा दौड़ते हुए दरवाजा खटखटाती है। अनमोल बेटा, तमन्ना बहू, दरवाजा खोल। ये माँ हर बार हमारी सुहागरात के आड़े क्यों आ रही हैं? सारे सुलगे अरमान ठंडे पड़ गए। तमन्ना जल्दी से दरवाजा खोलती है। तभी गंगा नकली आंसू की नदियां बहते हुए बहू के गले पड़ जाती है। बहू, ना जाने आज मुझे अनमोल के बाबूजी की बड़ी याद आ रही है। क्या मैं यहाँ ठहर जाऊं? जी 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 जी, जी क्यों नहीं माँ जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। बेचारी बहू सास की झूठी दावेदारी में उलझ जाती है। गंगा जानबूझकर अपने बेटे और बहू के बीच सो जाती है। ऐसे ही रोजाना गंगा कामों में उलझकर बहू को अपने बेटे के करीब जाने से रोक दिया करती। एक शाम, माँ जी सारा काम खत्म हो गया है, मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ। लगता है अनमोल बहू का कमरे में इंतजार कर रहा है। किसी भी तरह मुझे बहू को पहली रात की आस को पूरे होने से रोकना होगा, वरना मेरा बेटा जोरू का गुलाम बन जाएगा। आरी मोरी मैया। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हैं? अरे बताऊं बहू, इतना बाम तेल लगाकर देख लिया मगर ये जोड़ों का दर्द जाता ही नहीं। जरा पैर दबा देगी? बहू अपनी सास का पैर दबाने में जुट जाती है। देखते ही देखते रात के 11 बज जाते हैं। तभी गंगा कहती है, बस बहू, अब पैरों में पहले से बहुत आराम पड़ गया है, जाकर बर्तन मांज दे। मगर माँ जी, कुछ देर पहले ही तो मैंने बर्तन मांजकर रसोई साफ की थी। अब बहू, मैंने बर्तन पर मकड़ी को मंडराते देखा था, इसीलिए बोल रही हूँ। सास की हिचकिचाहट देखकर तमन्ना अपनी चुप्पी तोड़कर बोलती है, माँ जी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ आप मुझे कामों में उलझाए रखती हैं ताकि मैं अनमोल के पास न जा सकूं, मगर आप ऐसा क्यों कर रही हैं मैं नहीं जानती। ज्यादा भोली बनने का ढोंग ना कर बहू, मुझे पड़ोसन ने सब बता दिया है कि पहली रात के बाद बहू कैसे अपने पति पर जादू चला देती है कि बेटे अपनी माँ को भूलकर बीवी के पल्लू में बंध जाते हैं। आखिरकार गंगा अपनी बहू के आगे बेधड़क सारा सच बोल देती है। तभी तमन्ना अपनी सास को सुलझा सा जवाब देती है, माँ जी, पड़ोसनों की चिकनी चुपड़ी बात में आपने ये कैसे गलतफहमी पाल ली है? मैं आपकी बहू हूँ, अनमोल पर पहला हक आपका है। माँ का रिश्ता बीवी से बहुत बड़ा होता है। बहू की बात सुनकर गंगा की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और वह बोलती है, बहू अपनी सास को माफ कर दे। मैं लोगों की बात में आकर ये मिलनसार बर्ताव को देख ही ना सकी, मगर अब ये सास अपनी बहू की सुहागरात की सेज अपने हाथों से सजाएगी। आखिरकार शादी के 15 दिन की दूरी के बाद बहू की पहली रात की तमन्ना पूरी हो जाती है।